मुझे बैकपैकिंग बेहद पसंद है। खुद को शांत और अच्छा महसूस करवाने के लिए ये मेरा मनपसंद शौक है। करीब हर सप्ताह के अंत में मैं पैदल यात्रा, रोड ट्रिप के लिए अकेले निकल जाता हूँ। मैं काफ़ी शर्मीला व्यक्ति हूँ, जिस वजह से मेरा पिछला अनुभव काफ़ी डरावना था। एक मुश्किल प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैंने अपना काम से 5 दिन की छुट्टी ली और घूमने के लिए प्रकृति के बीच चला गया। मैं हमेशा कैंपिंग जाने के लिए एक बैग तैयार रखता हूँ। मैं अपने साथ काफ़ी खाने का सामान और पीने के लिए पानी ले लिया। प्लान सिंपल था, मैं जंगलों के बीच गाड़ी चलाऊंगा और जहाँ जगह मिले वहाँ कैंप कर लूँगा। मैं ऐसा पहली बार नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। पहले 3 दिन काफ़ी अच्छे बीते और आसानी से बीते। मैं बेहद खूबसूरत नज़ारे के साथ उठा, अपने लिए गर्म कॉफ़ी और नाश्ता बनाता और उसके बाद मैं अपनी अगली जगह के लिए निकल पड़ता। चौथे दिन मैंने हाईवे छोड़कर एक कच्चा रास्ता लेना था जो घने जंगलों के बीच जाता था। उससे पहले मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली। गाड़ी में पेट्रोल भी भरवा लिया था। इस बार मैं एक झील के किनारे कैंप करने वाला था और वहाँ 2 दिन रुकने वाला था, लोगों से बिल्कुल दूर। मैं गैस स्टेशन से ड्रिंक्स खरीद रहा था जब स्टेशन के मालिक ने मुझसे पूछा, तो तुम यात्रा पर निकले हो? हाँ हाँ। क्या तुम आज रात जंगल में ही बिताने वाले हो? हाँ। क्यों? उस आदमी का चेहरा बदल गया। उसने अपनी शक्ल नीचे की और धीमी आवाज में कहा, क्या किसी ने तुम्हें मरियम के बारे में नहीं बताया? मैंने उसकी बात सुनकर शक्ल बना ली। वो बोलता रहा, मरियम एक खूबसूरत नौकरानी थी जो अपने मालिक से भागने की कोशिश कर रही। एक रात वो भाग निकली और जंगलों में चली गई। वो एक अनजान जगह पहुंची, जगह जहां गुंडों ने उसका बलात्कार किया और बाद में जान से मार डाला। ओ, अब बस भी करो, तुम सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये मुझ पर नहीं चलेगा। मैंने उसे सामान के पैसे दिए और वहां से निकल गया। जब मैं जा रहा था तो वो आदमी पीछे से कुछ न कुछ कहता रहा कि मुझे रात में जंगल में नहीं रहना चाहिए। मैं आधे रास्ते तक पहुंच चुका था जब मौसम बदल गया। सूरज की रोशनी के आगे काले घने बादल आ गए और फिर तेज बारिश होने लगी। लेकिन मैं रुक नहीं सकता था, इसलिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। मुझे डर था कि तेज गाड़ी चलाने पर गाड़ी पलट सकती है, क्योंकि तूफान अपने जोर पर था। इसलिए जिस जगह मुझे दोपहर तक पहुंच जाना चाहिए था, वहां मैं शाम के बाद पहुंचा। ये एक ऊबड़ खाबड़ जगह थी। किनारे पर तरह तरह के फूल और घास लगी हुई थी, जिस वजह से वहां थोड़ी दुर्गंध भी थी। शुक्र है यार, चांद की रोशनी झील पर पड़ रही थी। मैंने थोड़ी लकड़ी इकट्ठा की और आग लगाकर उसके सामने बैठ गया। जब मैं थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा तो मैंने अपने लिए एक ड्रिंक निकाली और रात का खाना बना लिया। मुझे दूर एक झरने की आवाज़ आ रही थी। मैं सुबह जल्दी उठकर उसे देखने जाना चाहता था। मैंने अपने लिए फ्राइड एग्स, बेकन और रेमन नूडल्स बनाए। एक मुश्किल यात्रा के बाद मुझे काफ़ी भूख लगी हुई थी। करीब 8:30 बजे ही मैं अपने टेंट में चला गया और किताब पढ़ने लगा। मुझे झील के किनारे से पानी की आवाज़ें आ रही थी। जंगली कीड़े और साथ ही साथ लकड़ी में आग जलती की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। करीब 5 सेकंड बाद इन सभी आवाज़ों में एक और आवाज़ शामिल हुई। कोई झील में तैर रहा था। मुझे जंगलों के बीच पानी में छप छप होती आवाज़ भी सुनाई देने लगी। मैंने अपनी टेंट की जिप खोली और एक किनारे से बाहर झांक कर देखा। बाहर काफ़ी धुंध थी। धुंध ने झील को एक कंबल की तरह ढक लिया था। तभी मुझे पानी के अंदर किसी का सर दिखाई दिया। मैंने फौरन उस पर टॉर्च मारी तो वो सर पानी के अंदर चला गया। मेरे अंदर एक अजीब सी हिचकिचाहट हुई। क्या वो कोई इंसान था? मैं अपने टेंट से बाहर निकला और टॉर्च से उसे ढूंढने लगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने टेंट में वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा कि मुझे दोबारा पानी से आवाज़ आने लगी। मैंने फिर से पानी में टॉर्च मारी। वो 2 बार झिलमिलाई और फिर बंद हो गई। हद है। मैंने अपने हाथ से टॉर्च पर मारने लगा, लेकिन वो नहीं चली। तभी मैंने सीटी की आवाज़ सुनी। उसकी पिच भले ही ऊंची थी, लेकिन आवाज़ धीमी। वो आवाज़ झील के अंदर से आ रही थी। मैं धुंध से भरी उस झील के किनारे खड़ा था जो चांद की रोशनी से थोड़ा बहुत जगमगा रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक मुझे किसी अनजान के होने का डर खौफनाक लगने लगा। वो कौन है वहाँ? देखो, अगर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तो। मुझे पानी के अंदर किसी के होने का एहसास हुआ। कोई चीज तैर कर किनारे पर आ रही थी, वो भी मेरी तरफ। वो काफी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी और पानी जोर जोर से हिल रहा था। जब वो किनारे पर आई तो मैं जोर से चिल्ला पड़ा, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? अचानक बादलों ने मेरे आगे सब कुछ ढक दिया। सभी आवाजें बंद हो गई और बिल्कुल सन्नाटा छा गया। और
फिर मैंने एक लड़की को इस धुंध के बीचों बीच खड़े हुए देखा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे खाली बल्ब में कोई जुगनू। उसके पतले लंबे हाथ उसके शरीर के बगल में बस लटके हुए थे। उसने कुछ सेकंड्स के लिए मेरी रूह के अंदर तक झांका और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा शरीर डर के मारे सुन पड़ गया, लेकिन किसी तरह मैंने खुद को संभाला। मैंने एक बार फिर टॉर्च चलाने की कोशिश की और वो चल गई, लेकिन इस बार वो मेरे सामने नहीं खड़ी थी। मेरे आगे बस धुंध की मोटी परत थी। कांपते हुए हाथों से मैं उसे आसपास रोशनी की मदद से ढूंढने लगा। चले जाओ यहाँ से। मैं सदमे के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैं कीचड़ में गिर गया। वो लड़की अब मेरे सामने खड़ी थी। वो जमीन से करीब 4 फीट ऊंचाई पर हवा में थी। उसका मुंह खुला हुआ और उसकी आंखें भी। और फिर मैंने धन बनाने की आवाज सुनी। जैसे ही वो आवाज तेज हुई, उस लड़की के मुंह और आंखों से हजारों मक्खियां निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा मक्खियों की उल्टी कर रही हो। वो मक्खियां मेरी तरफ आने लगी और मैं एक पागल कुत्ते की तरह वहां से भागा। उसके बाद मुझे बस अपना सामान लेकर वहां से भागने का इरादा ही मन में आ रहा था। मैंने एक आखिरी बार चांद की रोशनी में उस झील की तरफ देखा। और वो लड़की पानी पर खड़ी होकर नाच रही थी और किसी भूत प्रेत की तरह हंस रही थी। जब वो चक्कर ले रही थी तो उसके लंबे बाल हवा में झूम रहे थे। उसने अपनी बाहें आसमान की तरफ फैलाई। उसकी हंसी रात में वहां गूंजने लगी। उसके इस नाच में उसके पागलपन की खुशी झलक रही थी। ये देखना बहुत ही खौफनाक था। मैंने उसी रात उस जगह को छोड़ दिया। मैं तब तक गाड़ी चलाता रहा जब तक उसी गैस स्टेशन तक नहीं पहुंच गया। मैंने रात वहीं बिताई। मैंने वहां के मालिक को सब कुछ बताया। उस आदमी ने मुझे बताया कि मरियम की लाश एक झील के किनारे ही मिली थी। मरियम का चेहरा डर से भरा हुआ था। मक्खियां उसके चेहरे पर भिनभिना रही थीं। उसके कातिल कभी नहीं मिले। लोगों का यह भी कहना है कि वो शिकार करने के लिए रात में निकलती है। ये उस समय की बात है जब मैं कॉलेज के दिनों में अपना खर्चा निकालने के लिए साथ साथ काम करती थी। मैं कैंपस के नजदीक एक छोटे से घर में रहती थी। मैं काफी मिलनसार थी, इसलिए मुझे नए लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाना पसंद था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। शनिवार की गर्म शाम थी। मैं एक कैफे में बैठकर नींबू सोडा पी रही थी जब मुझे एक लड़के का मैसेज आया। सिर्फ इस कहानी के लिए चलिए उसका नाम एंड्रयू रख लेते हैं। उसने बताया कि वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है और उसने मेरा नंबर एक दोस्त से लिया है। उससे थोड़ी देर बात करने के बाद उसने मुझे बताया कि वो उसी जगह के आसपास है जहां मैं थी और वो मुझसे मिलना चाहता है। मुझे जल्दबाजी जैसा लग रहा था, लेकिन मैं भी अकेली थी और किसी का साथ होना गलत नहीं था। मैंने उसे अपनी सही लोकेशन दी और उसके आने का इंतजार किया। 10 मिनट के बाद वो कैफे के अंदर आया। वो एक लंबा आकर्षक लड़का था जो बिल्कुल अपनी तस्वीर जैसा ही दिखता था। उसे देखकर मैंने उसकी तरफ हाथ हिलाया और वो मुस्कुराया। वो मेरे साथ आकर बैठा और हम बातें करने लगे। अच्छा हुआ कि तुम पास ही थे। हाँ, शुक्र है मैंने अपनी गाड़ी साफ करने के लिए दी थी। तुम बहुत ही मजाकिया हो। अगले 20 मिनट के अंदर ही हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। उसके अंदर कोई तो बात थी जिस वजह से मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गई। हमने डिनर किया और फिर मैं उसके साथ एक लॉन्ग ड्राइव के लिए चली गई। उसके पास काले रंग की गाड़ी थी जो उसने बताया कि उसके डैड ने उसे तोहफे में दी थी। कुछ देर तक यूं ही सड़कों पर घूमने के बाद एंड्रयू ने अपनी गाड़ी एक पेड़ के नीचे रोक दी। क्या तुम हाइकिंग के लिए चलना चाहोगी? ये क्या अभी? लेकिन मेरे पास कोई भी सामान नहीं है। उसने गाड़ी के पीछे रखे एक बैग की तरफ इशारा किया और बताया कि उसे हाइकिंग करना बेहद पसंद है, इसलिए वो हमेशा अपने साथ एक बैग तैयार रखता है। अब तक कोई भी खतरा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। एंड्रयू ने कहा कि वो अपने साथ टॉर्च लाना भूल गया है, लेकिन कैंपिंग का स्थान पास में ही था और वैसे भी उसे जंगल का रास्ता पहले से पता था, इसलिए चांद की रोशनी वहां तक पहुंचने के लिए काफी है। मैंने उस पर विश्वास किया। मुझे नहीं लगता था कि कोई भी बात इतनी जल्दी बिगड़ सकती थी। हम जंगल में चल रहे थे। वहां बहुत अंधेरा था और मुझे डर लग रहा था। जुगनू की आवाज आ रही थी। उल्लू की आवाज से मुझे जैसे दिल का दौरा पड़ गया हो। मेरे लिए तो बहुत अंधेरा है। मैं अपने फोन की फ्लैश चला रही हूँ। जैसे ही फ्लैश चलाने के लिए मैंने अपना फोन निकाला, एंड्रयू ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और मुझे चुप रहने को कहा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मेरी आवाज लड़खड़ाने लगी। एंड्रयू, क्या हुआ? उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे पेड़ के पीछे ले गया। मैं चलाना चाहती थी, लेकिन मैं डर के मारे जम गई थी और सिर्फ उसे घूर कर देख रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने थोड़ी दूरी पर एक झटके की आवाज सुनी। एंड्रयू ने हमारी बाएं ओर देखा और तब मुझे लगा कि वो भी डरा हुआ है।
वो किसी ऐसी चीज को देख रहा था जो शायद हमारे लिए खतरा साबित हो सकती है, इसलिए उसने मुझे चुप रहने को कहा था। लेकिन आखिर वहाँ है क्या? एंड्रयू ने वापस मेरी तरफ देखा और चुपके से मेरे कान में कहा, उस झाड़ी के पीछे एक आदमी है। मैंने रात की रोशनी में उसके हाथ में खून से भरा चाकू देखा है। ओह माय गॉड! हम बहुत ही सावधानी से कुछ देर रुकेंगे और फिर हम अपनी गाड़ी की तरफ वापस जाएंगे। जब तक मैं न कहूँ हिलना मत, ठीक है? मैंने अपना सर हिलाकर उसे हाँ कहा और तभी मुझे किसी के पैरों की आवाज हमारी तरफ आती हुई सुनाई दी। ओ नहीं, वो हमारी तरफ आ रहा है, भागो भागो! और हमने भागना शुरू कर दिया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आसपास की झाड़ियों से मेरे शरीर पर निशान बन रहे थे। बस भागी। मैंने एंड्रयू की आवाज सुनी, वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया था। एंड्रयू! मैं उसके पास वापस भागी और उसे उठाने में उसकी मदद की। उसके पैर में मोच आ गई थी, लेकिन जब तक हम गाड़ी तक नहीं पहुंचे वो रुका नहीं। अंदर बैठते ही मैंने इंतजार किया। उसने गाड़ी बंद कर दी और हमने उस आदमी को देखा। वो एक पेड़ के नीचे उसकी छाया में खड़ा था। मुझे यकीन है कि वो हमें गुस्से से देख रहा था। इतने अंधेरे में भी मैं उसकी राक्षस आंखों को पश्चाताप में जलते हुए देख सकती थी। हम वहां से तूफान की तरह भाग निकले। वो रात एंड्रयू ने मेरे घर में ही बिताई और हमें सालों तक नहीं पता चला कि वो आदमी कौन था, क्योंकि हम उसका चेहरा कभी नहीं देख पाए थे। एंड्रयू ने बताया कि उसने बस उसकी परछाई देखी थी। सालों बाद जब मैं एक दिन अपने घर के लिविंग रूम में बैठी थी और एंड्रयू, जब मेरा पति है, उसने टीवी चलाया, उस समय एक सीरियल किलर टेड बनी की गिरफ्तारी हुई, जिसका इंटरव्यू लेने एक जर्नलिस्ट जेल में गई थी। जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि ऐसा कौन सा वक्त था जब उसे पकड़े जाने की सबसे ज्यादा संभावना लगी लेकिन वो बच गया, तब उसने एक घटना का विवरण किया जब वो हाईवे के नजदीक एक जंगल में था। कत्ल करने के बाद जब वो इंसान के शरीर को ठिकाने लगा रहा था, तब उसने एक लड़के और लड़की को देखा। बंडी को लगा कि उन्होंने उसे देख लिया है और उससे पहले कि वो बचकर निकलते, उसने उनसे पकड़ने की कोशिश की। उसके बाद उसने जो कहा वो सुनकर मेरी पति को जिंदगी भर का सदमा लगा। बंडी ने बताया कि वो लड़का लड़खड़ा कर गिर गया और जिस वजह से वो गिरा वो उस इंसान की लाश थी। वो खुशनसीब था कि उस लड़के ने कोई छानबीन नहीं की और बंडी ने यह भी कहा कि उन दोनों ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरह हम उस रात को एक सीरियल किलर से बचकर भागने में सफल हुए। और इस बात का पछतावा भी है कि अगर हमने उसका चेहरा देख लिया होता तो हम उसकी जानकारी पुलिस को दे पाते। काश बहुत सी मासूम जिंदगियां बच पाती। मैं 18 साल का था जब ये हुआ। हाई स्कूल खत्म होने वाला था। सभी लोग अपने अपने दोस्तों को गले लगा रहे थे और वादा कर रहे थे कि सब मिलते रहेंगे। मेरे दोस्त और मैं भी काफी इमोशनल हो चुके थे। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम चारों में से 2 लोग अगले हफ्ते दूर जाने वाले थे, मैं और दुखी हो गया। हम सब आने वाले आखिरी हफ्ता यादगार बनाने के बारे में सोच रहे थे कि तभी केविन ने सलाह दी कि क्यों न शहर के बाहर जंगल तक की रोड ट्रिप की जाए। वो जगह शहर से 45 मिनट की दूरी पर थी। हमने अपनी गाड़ी में खाना, कैंपिंग और जाहिर है पीने का सामान भरा और निकल पड़े। तो हम 4 लोग थे, मैं, केविन, मैक्स और पैट्रिक। हम कैंपिंग करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे और वो जगह बहुत सारे कैंपर से भरी हुई थी। अरे यार, ये जगह तो स्विमिंग सूट में बैठी लड़कियों से भरी हुई है। चुप रहो मैक्स। अब हम क्या करें? चलो जब तक कोई खाली जगह नहीं मिल जाए तब तक यूं ही आगे बढ़ते रहे। हम सभी पैट्रिक से सहमत थे और गाड़ी से नहीं थे। मैंने अपनी गाड़ी का इंजन चालू किया। सच कहूं तो वो एक बॉयज ट्रिप था और हमें अपनी मस्ती करने के लिए शांति चाहिए थी। अगले 15 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद हम थके हारे एक छोटे रास्ते तक पहुंचे जो जंगल के अंदर जा रहा था। बगल में एक साइन बोर्ड भी लगा था जिस पर लिखा था कि घने जंगल, अपने जोखिम पर कैंपिंग करें। यार, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ कैंपिंग करनी चाहिए। हम घूम सकते हैं। इतने डरपोक मत बनो। कॉलेज आने से पहले ये हमारा आखिरी ट्रिप होने वाला था, इसलिए मैं मुस्कुराकर उस रास्ते पर चलने लगा। जंगल के इस हिस्से में प्रवेश करने की अनुभूति मेरे अंदर खतरे की घंटी बजा रही थी। आधा रास्ता खत्म करने के बाद हमें कैंप लगाने की जगह मिली। पैट्रिक और मैक्स ने कैंप लगाना शुरू किया, जबकि मैं और केविन आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने लगे। बारिश और उमस का मौसम था, इसलिए हम पहले कुछ देर टेंट के अंदर ही बैठे रहे। हमने खूब बातें की और ड्रिंक्स पी। हम इस पल का अच्छे से मजा ले रहे थे जब केविन ने कहा, क्या कोई हमारी तरफ चल रहा है? मैंने अपना सर निकाल कर बाहर देखा। मुझे लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। नहीं, बाहर तो कोई नहीं है। शायद तुमने ज्यादा पी ली है। केविन को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। करीब 3 बजे आसमान साफ हो गया। हम अपने टेंट से बाहर निकले और हमें एहसास हुआ कि कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। आओ आसपास की खूबसूरती देखकर आते हैं, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। ठीक है, आओ चले। मैक्स और केविन कैंप में बैठकर ही हमारा इंतजार करने वाले थे। वो डिनर की तैयारी करना चाहते थे, इसलिए पैट्रिक और मैं अकेले चले गए। हमारे पैरों के दबाव से कुचली जाने वाली सभी मरी हुई पत्तियों की आवाज आने लगी। मुझे लगता है कि हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। लंबे लंबे पेड़, उल्लू की आवाज और ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी रोमांचक बना दिया था। क्योंकि हमने पी रखी थी, इसलिए हम समझ नहीं पाए कि हम अपने कैंप से कितनी दूर आ चुके थे। अचानक हमने दूर से एक गाने बजने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेडियो सुन रहा है। ये सब मेरी कल्पना है या फिर जंगल में कोई गाने सुन रहा है? मुझे नहीं पता यार। ऐसा लगता है कि आवाज इस रास्ते के अंत से आ रही है। अब तक मैं हमारे बाएं और बने रास्ते को देख रहा था। हमने वो रास्ता लिया। हाँ, वो हमारी गलती नंबर 2 थी।
5 मिनट के बाद हम एक छोटे से कैंपिंग हिस्से में पहुंचे जो काफी गंदा था। एक पुरानी जंग खाई हुई आरवी पेड़ के नीचे खड़ी थी। एक रस्सी पर फटी हुई जीन्स, शर्ट और जुराबें लटकी हुई थी। वैन के आसपास कई सारे कूलर और गाड़ी की बैटरियां भी रखी हुई थी। जिसका भी ये सामान था वो जाहिर है कि कई समय से यहाँ रह रहा था। पैट्रिक ने जमीन पर रखे कई सारे कंबलों की तरफ इशारा किया। मुझे लगता है कि इसके कोई नीचे है। अरे यार इसे छू मत, हमें नहीं पता कि। लेकिन पैट्रिक उस कंबल को उठाने के लिए आगे बढ़ा कि अचानक उस पर कूद पड़ा। ओह, ये तो कुत्ता है। जिसे हम एक कंबल का ढेर समझ रहे थे वो तो एक कुत्ता निकला जिसकी खाल मेरे दादा की स्किन जैसी थी। मुझे लगता है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पैट्रिक और मैं जाने के लिए मुड़े कि तभी हमें एक भारी आवाज ने रोका। क्या तुम्हें कुछ चाहिए बच्चों? एक आदमी हमें आरवी की खिड़की से बाहर निकलकर झांक कर देख रहा था। उसने हमें देखकर हाथ हिलाए और अजीब न लगे इसलिए मुझे भी उसे देखकर मुस्कुराना पड़ा। नहीं सर, हम तो बस यहीं घूम रहे थे। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहेंगे। हम दोनों बस निकल रहे। क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी यहाँ तक काफी कम लोग आते हैं। वो हमसे बात करने के लिए आरवी से बाहर आ गया। वो काफी लंबा और आधा गंजा था। उसके सर से निकल रहे कुछ भूरे बालों को देखकर मुझे अपने घर का अधूरा बगीचा याद आ गया। तुम दोनों अंदर क्यों नहीं आते? आओ मिलकर ड्रिंक्स पिए। पैट्रिक और मैंने एक दूसरे को घबराहट में देखा क्योंकि बेशक वो आदमी काफी मिलनसार लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे उससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी हम उसके साथ अंदर चले गए। वैन के अंदर की हालत बद से बदतर थी। वैन के अंदर लड़कियों के अश्लील पोस्टर लगे हुए थे। लड़के होने के नाते हम वो सब एक बार को नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन जो चीज देखकर मेरी रूह कांप देती है वो थी बिस्तर पर रखा हुआ एक तेज धार वाला चाकू। सभी चीजों में वो सबसे ज्यादा साफ और संभाल कर रखी हुई चीज लग रही थी। ये तो बस सुरक्षा के लिए है। तुम जानते हो कि इस दुनिया में बहुत से बुरे लोग हैं। हाँ, तो आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? तब से जब तक तुम्हें ठीक से जवानी भी नहीं आई थी। इस बात से हमें तो हंसी नहीं आई। फिर उसने हमें एक ड्रिंक पीने को दी और आसपास की कुछ और जगह बताई जहां हम घूम सकते थे। कुछ और देर बाद हम वहां से निकले और उस आदमी ने अचानक से मेरे हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाती हुई आवाज में पूछा, तुम कितने लोग हो? हम 4 हैं। क्यों? ये काफी रिस्की है। मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग, मुझे तो ये 2 लग रहे थे। अब इतनी सारी अदर बॉडीज हो जाएंगी तो उनको कैसे संभालेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। देखते हैं कि बाकी दोस्तों को मैं कैसे पकड़ सकता हूँ। वो खुद से फुसफुसाते हुए बातें करने लगा और हमें उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार हम दोनों अपने कैंप में वापस आ गए। उस रात में अपनी एक आंख खोलकर सोया। उस आदमी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। हालांकि वो बहुत ही आम बर्ताव कर रहा था, लेकिन उसमें कोई बात तो थी जो मुझे ठीक नहीं लग रही थी। ये तो पक्का था। हम उस ट्रिप से वापस आ गए और हमारी आम जिंदगी शुरू हो गई। करीब 2 महीने बाद जब मैं एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड के घर था, पैट्रिक का फोन आया। यार सुन, खबर लगा जल्दी। क्यों, क्या हुआ? ये वही आदमी है कैंप साइट वाला। इसे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। क्या?